रोहतक की एक पुरानी सी गली में वसुधा जी का छोटा सा संसार था। एक सादा घर, दीवार पर टंगी भगवान की तस्वीर और कोने में रखा पुराना रेडियो जो हर सुबह भजन सुनाया करता था। खिड़की के पास तुलसी का पौधा था जिसे वे रोज जल चढ़ाकर प्रणाम करती थीं। यही उनका संसार था, सीमित लेकिन स्नेह और संतोष से भरा हुआ। उनके पति अशोक जी रेलवे में क्लर्क थे, ईमानदार और सीधी सोच वाले इंसान। उनकी कमाई कभी इतनी नहीं रही कि जिंदगी में आराम आ सके, लेकिन वसुधा जी ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की। वे जानती थी कि सुख का अर्थ केवल वैभव नहीं, मन का सुकून भी है। उनके 2 बेटियां थीं, अंजू और शिखा। बड़ी बेटी अंजू सुंदर, तेज तर्रार और आधुनिक सोच वाली थी, जबकि छोटी बेटी शिखा शांत, संवेदनशील और जिम्मेदार स्वभाव की। पिता की मृत्यु के बाद जब घर की आर्थिक जिम्मेदारी वसुधा जी पर आ पड़ी, तब शिखा ने चुपचाप घर का भार संभाल लिया। वहीं अंजू अपने सपनों और महत्वाकांक्षाओं के संसार में खोई रही। अशोक जी के निधन के बाद घर जैसे सूना पड़ गया। वो दिन अब भी शिखा की आंखों में बसा हुआ था। अस्पताल के ठंडे गलियारे में पिता की निर्जीव देह, माँ का कांपता चेहरा और अंजू का मौन जो आंसू तक नहीं बहा सका था। उस दिन के बाद ये घर 3 लोगों का नहीं बल्कि 3 परछाइयों का घर बन गया। शांत, एकदम शांत। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा, घाव सूखे और नई जिम्मेदारियां बनती गईं। वसुधा जी ने अपने पति की सीमित पेंशन में ही अपनी दोनों बेटियों को पढ़ाया लिखाया था। उनके पति का जाना अचानक हुआ था, पर उन्होंने अपने पीछे जो छोड़ा वो धन नहीं बल्कि विश्वास था। ईमानदारी और शिक्षा से ही जीवन की असली इज्जत मिलती है। उसी विश्वास को थामे वसुधा जी ने अपने घर का हर कोना संभाला। सुबह 4 बजे उठती, तुलसी को जल चढ़ाती, फिर दूध वाले का इंतजार करती और लड़कियों के लिए नाश्ता तैयार करती। एक पुरानी सिलाई मशीन उनके कमरे के कोने में थी, जिससे वो पड़ोस की औरतों के कपड़े सिलकर कुछ अतिरिक्त पैसे जुटाती थीं। उन पैसों से बेटियों की किताबें खरीदी जाती। जब कभी पैसे कम पड़ जाते तो वो रात रात भर काम करती। खुद नई साड़ी लेने की जगह पुरानी साड़ी को उलट पुलट कर पहन लेती, पर उनकी आंखों में कभी शिकायत नहीं होती। बस ये भरोसा झलकता कि मेरी बेटियां मेरा अभिमान बनेंगी। जब अंजू की शादी नितिन नामक युवक से तय हुई तो वसुधा जी को लगा मानो भगवान ने उनकी वर्षों की तपस्या का फल दे दिया हो। नितिन एक प्रतिष्ठित कारोबारी परिवार से था, ऊंचे घराने का, आकर्षक व्यक्तित्व वाला और बातें करने में बेहद शालीन। जब वो पहली बार उनके घर आया तो वसुधा जी ने उसे देखकर मन ही मन सोचा, मेरी बेटी की तो किस्मत खुल गई, कितना अच्छा लड़का मिला है उसे। उस दिन उन्होंने पहली बार अपने घर को पूरी तरह सजाया था। घर की दीवारों पर नई चुन्नी से तोरण लटकाया, पूजा के कोने में नया दिया रखा और शिखा से कहा, बेटा आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, आज हम सब खुशियां मनाएंगे। मोहल्ले की औरतें भी यही कहती, वसुधा जी आपकी बड़ी बिटिया तो बड़ी भाग्यशाली है, देखो कितना पढ़ा लिखा और शिष्ट लड़का मिला है। वसुधा जी मुस्कुराती थी, पर उनकी आंखों में सिर्फ सुकून नहीं, एक गहरी थकान भी थी। वो थकान जो बरसों के संघर्ष के बाद आती है, जब माँ को लगता है कि अब उसकी जिम्मेदारी पूरी हुई। शादी बड़ी धूमधाम से हुई। पंडाल में झिलमिलाती रोशनियां थीं, मंडप में गुलाब और चमेली की सुगंध तैर रही थी और बैंड की धुनें पूरे मोहल्ले में गूंज रही थीं। अंजू लाल जोड़ी में किसी राजकुमारी की तरह लग रही थी। वसुधा जी बार बार उसकी तरफ देखती और सोचती, अब मेरी बेटी की जिंदगी संवर गई। उस दिन उन्होंने पहली बार चैन की सांस ली। जब बारात चली गई तो घर में सन्नाटा था, पर वो सन्नाटा उन्हें अच्छा लगा, जैसे किसी अधूरे कर्तव्य का बोझ अब उतर गया हो। लेकिन जिंदगी का असली चेहरा कुछ महीनों में ही सामने आ गया। शादी के बाद नितिन का असली स्वभाव धीरे धीरे उजागर होने लगा। वो दिखावे और प्रतिष्ठा का भूखा था। महंगी पार्टियां, बड़े बड़े व्यापारिक समारोह और ऊंचे समाज के संपर्क,
यही उसकी दुनिया थी। उसे सब कुछ चाहिए था, पर भावनाएं नहीं। अंजू ने भी उसी रंग ढंग को अपनाना शुरू कर दिया। उसके लिए अब साड़ी की जगह डिजाइनर गाउन थे, सादगी की जगह मेकअप और परिवार की जगह मित्र मंडली। वो माँ और बहन से कम बात करने लगी। फोन पर बातें भी अब औपचारिक हो गईं। माँ, अभी पार्टी है, कल बात करती हूँ। लेकिन वो कल कभी नहीं आता। त्योहार आते, दीपक जलते और वसुधा जी हर बार सोचती शायद इस बार अंजू आएगी, पर दरवाजा खामोश रहता। दिवाली की रात वे घर के बाहर दीपक सजाती और अंदर बैठी उनकी आंखें दरवाजे की ओर टिकी रहती। कभी किसी बच्चे की हंसी सुनती तो लगता अंजू आ गई, लेकिन बाहर सन्नाटा होता। उनके भीतर एक बेचैनी थी, पर उन्होंने उसे कभी शिकायत में नहीं बदला। वे बस भगवान से यही कहती, मेरी बेटी खुश रहे, चाहे मुझसे दूर ही क्यों ना हो। दूसरी ओर शिखा ने अपने लिए एक अलग राह चुनी थी। उसने पढ़ाई के बाद रोहतक के एक छोटे से स्कूल में शिक्षिका की नौकरी शुरू की। वेतन ज्यादा नहीं था, पर आत्मसम्मान से भरा हुआ जीवन था। हर सुबह वो साइकिल से स्कूल जाती, बच्चों को प्यार से पढ़ाती और शाम को माँ के लिए सब्जियां लेकर लौटती। महीने के अंत में जब तनख्वाह मिलती तो वो पहले माँ की दवाइयाँ और घर का किराया निकालती, फिर अपनी छोटी सी गुल्लक में कुछ पैसे डाल देती। वो जानती थी कि उसकी जिंदगी में शानो शौकत नहीं, लेकिन सुकून है। वसुधा जी अक्सर कहती, शिखा तू मेरी छाँव है, तेरे बिना ये घर अधूरा है। शिखा मुस्कुरा देती, माँ जब तक आप हैं तभी तक ये घर घर है। लेकिन कहीं भीतर वसुधा जी के मन में एक दर्द भी पलता था। क्या मैंने शिखा को बहुत जल्दी दुनिया के हवाले कर दिया? ये सवाल उनके मन में हर दिन गूंजता। पर माँ का दिल तो वही होता है जो अपने दर्द को भी दुआ में बदल देता है। वसुधा जी का जीवन धीरे धीरे ढलान की ओर बढ़ रहा था। उम्र तो इतनी नहीं थी, पर जल्दी आ गई जिम्मेदारियां और तनाव ने उन्हें समय से पहले बूढ़ा कर दिया था और शरीर अब पहले जैसा साथ नहीं दे रहा था। एक शाम उन्हें चक्कर आया और वे गिर पड़ी। डॉक्टर ने कहा, ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया है, इन्हें आराम और देखभाल की जरूरत है। शिखा ने उसी वक्त तय कर लिया कि अम्मा को अकेला नहीं छोड़ेगी। उसने अपनी छोटी सी नौकरी और अपने सीमित संसार को और सीमित कर लिया। सुबह स्कूल, शाम माँ की सेवा और रात को थोड़ा बहुत लेखन या बच्चों की कॉपियां जांचना। बस यही उसकी दिनचर्या बन गई। माँ के चेहरे पर अब फिर से मुस्कान लौट आई थी। वो अक्सर कहती, तू तो मेरे लिए भगवान का रूप है शिखा, तेरे बिना मैं जी नहीं पाती। शिखा हंसकर कहती, माँ भगवान नहीं, आपकी बेटी हूँ और बेटी तो माँ की परछाई होती है। इधर अंजू की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। नितिन का व्यापार डूब गया था, कर्ज बढ़ते जा रहे थे और प्यार की जगह झगड़े ने ले ली थी। अंजू अब अपने ही घर में पराई हो गई थी। जिस दुनिया को उसने कभी सपनों का महल समझा था, वही अब उसे कैद खाना लगने लगी। एक रात जब नितिन शराब के नशे में उस पर चिल्ला रहा था, उसने पहली बार अपनी गलती को महसूस किया। उसे समझ आ गया, मैंने दिखावे के लिए माँ का सच्चा प्यार छोड़ दिया। अगले ही दिन वो बिना कुछ सोचे वसुधा जी के घर आ गई, थकी हुई, टूटी हुई, लेकिन अपने घर की चौखट पर लौट आई बेटी बनकर। दरवाजा शिखा ने खोला। दोनों बहनें एक पल के लिए खामोश रहीं, फिर अंजू फूट फूट कर रो पड़ी। वसुधा जी ने कमरे से आवाज लगाई, कौन है बेटा? शिखा बोली, माँ आपकी अंजू आई है। वसुधा जी की आंखों में आंसू छलक आए। उन्होंने अपने कांपते हाथों से बेटी का चेहरा छुआ और कहा, बहुत देर लगा दी आने में बेटा, पर आ गई यही बहुत है। वो दृश्य घर के हर कोने को भिगा गया। वर्षों की दूरी, शिकायतें और गलतफहमियां उसी क्षण पिघल गईं। उस दिन के बाद तीनों ने साथ रहना शुरू किया। अंजू ने माँ के लिए पकवान बनाए, शिखा ने नई चादर बिछाई और वसुधा जी ने दोनों को आशीर्वाद दिया। घर में फिर से वही पुराना अपनापन लौट आया। महीनों बाद जब वसंत आया, वसुधा जी की तबीयत फिर बिगड़ी। इस बार वे ज्यादा नहीं बोली, बस मुस्कुराकर बोली, अब मेरा वक्त आ गया है बेटियों, पर मुझे अब कोई चिंता नहीं।
अगले ही दिन वे चुपचाप दुनिया को अलविदा कह गईं। चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी जो हमेशा रही थी। उनके जाने के बाद घर में गहरा सन्नाटा छा गया। अंजू और शिखा दोनों ने माँ की तस्वीर के सामने दीपक जलाया। अंजू ने कहा, माँ ने मुझे सिखाया कि अमीरी महलों में नहीं रिश्तों में होती है। शिखा ने सिर झुकाया और कहा, और माँ ने ये भी सिखाया कि ममता की छांव से बढ़कर कोई छत नहीं। वर्षों बाद जब शिखा अपनी डायरी लिख रही थी, उसने आखिरी पंक्ति में लिखा, माँ चली गई पर उनका आशीर्वाद अब भी इस घर की दीवारों में सांस लेता है। उन्होंने सिखाया कि रिश्ते निभाने के लिए धन दौलत नहीं, बस एक सच्चा दिल चाहिए। वसुधा जी के जाने के बाद घर में एक गहरा सन्नाटा उतर आया था। दीवारों पर लगी उनकी तस्वीर अब हर सुबह धूप में चमकती, जैसे मुस्कुराकर दोनों बेटियों को देख रही हो। शिखा रोज सुबह उठकर उनके आगे दीपक जलाती और तुलसी में जल डालती। पहले जो आवाजें पूरे घर में गूंजती थीं, माँ की पूजा की थाली की छनकार, चाय की प्यालियों की खनक और उनका धीमा धीमा गुनगुनाता हुआ भजन, अब सब कुछ मानो याद बन चुका था। मगर याद भी तो कितनी जीवंत थी। हर चीज में माँ की उपस्थिति महसूस होती। उस पुरानी कुर्सी पर जहाँ वे बैठकर उनका गोला लपेटती थी, उस तांबे के लोटे में जिससे वे तुलसी को जल देती थी, और उस कोने में रखे पुराने रेडियो में जो अब भी कभी कभी अपने आप बज उठता था, जैसे वसुधा जी का आशीर्वाद गूंज रहा हो। अंजू अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो वही थी, पर अब उसमें एक नई गहराई थी। उसके चेहरे की बनावटी चमक मिट चुकी थी और उसकी जगह आई थी एक शांति, जैसे किसी तपस्विनी की होती है जिसने जीवन का असली अर्थ पा लिया हो। वो अब शिखा के साथ उसी स्कूल में काम करने लगी थी। शिखा ने उसे कहा था, तो कोशिश कर, बच्चों के साथ रहना अच्छा लगता है, उनमें वो सच्चाई है जो हम बड़े खो चुके हैं। अंजू ने शुरुआत में संकोच किया, लेकिन फिर जब उसने बच्चों के बीच अपनी मुस्कान लौटते देखी तो उसे लगा जैसे माँ उसे फिर से जीना सिखा रही हैं। घर में अब दोनों बहनें मिलकर रहती थीं। शाम को दोनों माँ की यादों में खो जाती। एक कोने में बैठकर फोटो एल्बम देखती, जिसमें उनकी माँ कभी मेहंदी लगाए मुस्कुरा रही होती तो कभी रसोई में खड़ी रोटी बेलती दिखती। अंजू धीरे से कहती, माँ की आवाज अब भी कानों में गूंजती है जब वो कहती थी, बेटा पैसा तो फिर आ जाएगा, पर अपनापन चला गया तो सब खत्म। शिखा मुस्कुरा देती, हाँ दीदी, माँ शायद भगवान के ज्यादा करीब थी, इसलिए उनकी बातें अब समझ आती हैं। समय आगे बढ़ा। स्कूल में दोनों की पहचान मेहनती और संवेदनशील शिक्षिकाओं की बन गई। बच्चे उन्हें बहुत प्यार करते। शिखा अब भी अपनी सादगी में खुश थी, जबकि अंजू ने धीरे धीरे समाज सेवा शुरू कर दी। उसने पास के अनाथालय में जाकर बच्चों के लिए किताबें दान की और हर रविवार वहां जाकर उन्हें कहानी सुनाने लगी। उसे लगता शायद मैं माँ की अधूरी इच्छा अब इन बच्चों में पूरी कर रही हूँ। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त बारिश हो रही थी। अंजू ने आसमान की ओर देखा। धूप और बादलों के बीच एक इंद्रधनुष चमक रहा था। उसने धीरे से कहा, देख शिखा, माँ का संकेत है, कह रही हैं कि दुख के बाद भी रंग बाकी है। शिखा हंस पड़ी। माँ होती तो कहती, बारिश के बाद धरती और भी हरी हो जाती है। माँ के बिना जीवन अब उनके लिए संघर्ष नहीं, प्रेरणा बन गया था। उन्होंने अपने छोटे से घर को वसुधा निकेतन नाम दिया, जहाँ हर रविवार गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता और हर दीवार पर माँ के लिखे दोहे और संस्कारों की पंक्तियां टंगी रहती। माँ का कमरा उन्होंने वैसा ही रखा, बस उसमें अब एक किताबों की अलमारी और कुछ पौधे जुड़ गए थे। अंजू अक्सर कहती, अब माँ इस घर में नहीं है, पर ये घर अब भी उनका है। सालों बाद जब पड़ोसियों ने पूछा, तुम दोनों अब अपनी अपनी जिंदगी क्यों नहीं बसाती, तो शिखा मुस्कुराई, हमने बसाई तो है माँ की छाँव में, फर्क बस इतना है कि अब वो छाँव दिखाई नहीं देती, पर महसूस होती है। शाम को जब दोनों बहनें आंगन में बैठती, हवा में मोगरे की खुशबू फैलती और तुलसी के पत्ते सरसराते, तब उन्हें लगता जैसे माँ पास ही बैठी हों, उसी पुरानी कुर्सी पर हाथ में बुनाई लिए और आंखों में वही सुकून और शांति लिए। अंजू ने धीरे से कहा,
माँ ने हमें अमीर नहीं बनाया, लेकिन हमें इंसान बना गई। शिखा बोली, हाँ दीदी, उन्होंने हमें सिखाया कि ममता कभी खत्म नहीं होती, बस रूप बदल लेती है। समय का पहिया धीरे धीरे घूमता गया। वसुधा जी को गुजरे हुए 5 साल बीत चुके थे, पर उनका असर घर की हर चीज में मौजूद था। अंजू और शिखा अब भी उसी छोटे से घर में रहती थी, जिसे उन्होंने स्नेह से वसुधा निकेतन नाम दिया था। कभी वो घर चुपचाप सा लगता था, लेकिन अब वहाँ हर शाम बच्चों की हंसी गूंजती थी। आंगन में रखे पुरानी कुर्सी के पास बच्चे बैठकर कहानियां सुनते, दीवारों पर रंगीन चित्र बनाते और तुलसी के पौधे को पानी देते हुए कहते, ये वसुधा आंटी का घर है, जहाँ बहुत सारा प्यार मिलता है। अंजू ने अपने भीतर एक नया जीवन पा लिया था। पहले जो औरत अपने चेहरे की चमक के लिए सौंदर्य प्रसाधन में खोई रहती थी, वही अब अपने मन की रोशनी से आसपास के जीवन को जगमगाने लगी थी। उसने स्कूल और अनाथालय के बच्चों को जोड़कर एक सामुदायिक शिक्षा केंद्र बनाया, जहां गरीब बच्चे न सिर्फ पढ़ाई करते, बल्कि जीवन के मूल्य भी सीखते, सम्मान, संवेदना और आत्मनिर्भरता। जब किसी बच्चे को किताब मिलती या कोई लड़की पहली बार आत्मविश्वास से मंच पर बोलती, तो अंजू की आंखों में माँ की छवि उभर आती। देख रही हो ना माँ, तुम्हारी बेटियां अब दूसरों को भी सहारा देना सीख गई हैं। शिखा अब इस स्कूल की प्रधान अध्यापिका बन चुकी थी, पर उसकी सादगी वैसी ही बनी रही। हर सुबह वो तुलसी में जल डालते हुए धीरे से कहती, माँ, आज भी आपकी दुआओं के बिना दिन शुरू नहीं होता। स्कूल में बच्चे उसे माँ जैसी मैडम कहते। जब वो किसी बच्चे को डांटती, तो अगले ही पल उसके बालों पर हाथ फेर देती। बेटा, गलती इंसान से होती है, पर सुधार वही करता है जो सच्चा होता है। उसके ये शब्द सुनकर अंजू को हमेशा वसुधा जी की याद आ जाती, जब वे कहा करती थी, बच्चे को डांट से नहीं, दया से सींचो। एक दिन रोहतक के एक बड़े अखबार ने वसुधा निकेतन पर फीचर छापा। 2 बहनों ने माँ की याद में रचा प्रेम का संसार। एक छोटा सा घर अब बन गया है उन बच्चों की शरणास्थली, जिन्हें समाज ने भुला दिया था, जहाँ दीवारें ज्ञान सिखाती हैं और आंगन प्यार बांटता है। इस खबर के बाद कई लोग मदद के लिए आगे आए। कुछ ने किताबें दी, कुछ ने कपड़े और कुछ ने समय। धीरे धीरे वसुधा निकेतन एक छोटे संस्थान में बदल गया, जहाँ हर उम्र का व्यक्ति कुछ सीखने और कुछ देने आता था। अंजू कहती, हमने माँ की शिक्षा को संस्था नहीं, संस्कार बनाया है। सालों बाद एक दिन वसुधा निकेतन की 10वीं वर्षगांठ थी। पूरे मोहल्ले में सजावट थी, बच्चे गा रहे थे, बुजुर्ग आशीर्वाद दे रहे थे और माहौल में एक अद्भुत आत्मीयता थी। मंच पर जब अंजू और शिखा खड़ी हुई, तो सबकी आंखें नम हो गईं। अंजू ने माइक संभाला और बोली, जब हमने ये जगह बनाई थी, तब हमारे पास सिर्फ माँ का नाम और उनकी यादें थीं। लेकिन आज हमें एहसास है कि माँ सिर्फ एक इंसान नहीं थी, वो एक विचार थी, एक रोशनी थी। और अगर आज कोई बच्चा मुस्कुरा रहा है, कोई लड़की सपने देखने की हिम्मत कर रही है, तो ये सब माँ की देन है। सब तालियां बजा रहे थे और तभी हवा का एक हल्का झोंका आया। मंच पर रखी वसुधा जी की तस्वीर पर रखे दीपक की लौ हिली, बुझी नहीं, बस हल्के से झूम उठी। शिखा मुस्कुराई और बोली, देख दीदी, माँ आई हैं। अंजू ने आंखें बंद कर ली, मानो वो हवा अब सिर्फ हवा नहीं, माँ उन्हें स्पर्श कर रही हूँ। रात को सब सो गए, लेकिन आंगन में रखा दीपक देर तक जलता रहा। उसका उजाला दीवारों पर पड़ता और घर की पुरानी कुर्सी तक पहुंचता, जैसे कोई अदृश्य साया अब भी वहां बैठा हो, मुस्कुराता हुआ, गर्व से भरा हुआ। उस रात अंजू ने अपनी डायरी में लिखा, माँ, आपने शरीर छोड़ा पर सांसें नहीं। आपकी ममता अब हमारे भीतर बोलती है, हमारे कर्मों में चलती है और इस घर की दीवारों से झड़ती है, जैसे कोई रोशनी जो कभी मध्यम नहीं पड़ती। दोस्तों, माँ कभी जाती नहीं, वो रूप बदल लेती है, कभी आशीर्वाद बनकर, कभी प्रेरणा बनकर और कभी उस ममता की छांव बनकर जो पीढ़ियों तक फैलती रहती है। दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।